हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश चौधरी। वेलकम टू मिस्टिकल गुरुकुल। हमने फेडरलिज्म का चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। उस पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, है ना। एक्चुअल में फेडरलिज्म है क्या। उसके बाद हमने डिस्कस किया सम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड सम टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स में हमने देखा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसमें इंडिया किस टाइप में लाई कर रहा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना। लास्ट हमने देखा व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अगर इंडिया फेडरल कंट्री बोला जा रहा है तो कौन से ऐसे फीचर है इंडिया में जो कि क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। सिर्फ फीचर्स होने से क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस में है या नहीं वो देखना जरूरी है। तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई भी फेडरलिज्म को सक्सेस होना है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने से उससे कुछ नहीं होगा। हाँ कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है फेडरलिज्म होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट ऐसे पावर को डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी से कुछ नहीं होता। बट द रियल सक्सेस of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country। नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे कंट्री में कैसा है, उस पर डिपेंड होता है कि एक्चुअल में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है नहीं। तो नेचर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है इंडिया में, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में डिफरेंट डाइवर्सिटीज के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, पावर को शेयर किया जाता है, हर एक कम्युनिटी को एलियनेट फील ना हो, इसलिए सब में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना। तो एक रिस्पेक्ट है, एक डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक भाईचारा देखने को मिलता है। वो इल्विश यादव वाला नहीं है, भाईचारा मीन्स फैटर्निटी। हमारे कंट्री में फैटर्निटी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। दैट शेयर्स आइडियल्स इन अवर कंट्री, है ना। यही तो हमारे कंट्री के आइडियल्स है, ये हमारे हिंदुस्तान के आइडियल्स है ना। हिंदुस्तान से याद आता है कि कुछ लाइंस याद आते हैं मुझे कि मैं इस देश का हनुमान हूं, कि मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है। कि इस देश का मैं हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है। छाती चीर के देख लेना, अंदर बेटा हिंदुस्तान है ना। तो भैया थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं भैया कंट्री का नाम सुन के, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। तो कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट से दिखाई देता है कि इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है फेडरलिज्म, है ना। तो कैसे, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2019। अगर दोनों मैप देखोगे आप, इस मैप को स्टडी करो, अगर देखोगे पहला वाला 1947 वाला मैप एंड 2019 वाला मैप में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले एक अखंड भारत था, है ना, अभी भी है, बट लैंग्वेज के बेस पे कुछ स्टेट को डिवाइड किया गया। अगर यहाँ पे देखोगे बॉम्बे लिखा गया, बट बॉम्बे गुजराती और मराठी स्पीकिंग दोनों पीपल है। तो महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बनाया गया। ओके, तो पहले वाले में और अभी वाले में काफी डिफरेंस है, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को डिवाइड किया गया हमारे कंट्रीज में, है ना। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करेंगे तो वो काफी सारे डर गए थे कि हाँ लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन, ये पार्टीशन हो सकता है, अपना अपना अलग कंट्री मांग सकते हैं हर लैंग्वेज के लोग, है ना। कल्चर के बेस के अगर देखें, कल्चर के बेस पे भी हमें काफी सारे डिवीजन देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री में। लाइक नागालैंड, उनकी एक ट्राइबल ग्रुप, है ना, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो कल्चर और इथनिसिटी के बेस पे भी डिवीजन हमने बनाए हैं हमारे कंट्रीज में। तो लीडर्स फियर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। लीडर्स को लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे कंट्री को डिवाइड कर दे तो कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा कंट्री का। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मोर यूनाइटेड हम देखने लगे, सबको पावर शेयर की गई, तो कोई भी ऐसे पीछे नहीं रह गया, कोई भी एलिनेट नहीं रह गया। उससे क्या हुआ, एक यूनिटी बनी रही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रही। इट हैज ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव इजियर। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेस पे, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे, लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा, वो पर्टिकुलर वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया, है ना। तो ये इंडिया में देखने को मिल रहा है। लिंग्विस्टिक स्टेट, हर एक लैंग्वेज को इक्वल पावर शेयर की गई है, एक स्टेट बनाया गया है। दैट शो हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को एक्चुअल में प्रैक्टिस किया जा रहा है ना। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं
लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज टू द एनी वन लैंग्वेज। सबको ये डाउट है कि भैया हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी कैसे नेशनल लैंग्वेज है? हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ना कि नेशनल लैंग्वेज का, है ना। बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, मीन्स 21 लैंग्वेज में आप हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने स्टूडेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्स दे सकते हैं 21 लैंग्वेज में, है ना। नेक्स्ट, स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश के ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा स्टेट अपने राज्य में, पर्टिकुलर स्टेट में अपना एक रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। अगर स्टेट में, तमिलनाडु में, तो उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उस लैंग्वेज में चलेगा। लेटर इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। 1962 में क्या होता है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया था वो 1962 में हटा दिया गया था। इससे प्रॉब्लम किसको होगी? जो भी सदर्न स्टेट्स है इंडिया के, जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकर है, जो हिंदी नहीं बोलते इंग्लिश बोलते, लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ पे हिंदी नहीं चलता है, इंग्लिश ज़्यादा चलता है ना। तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है ना। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, बट इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हटा दिया गया, है ना। तो काफ़ी सारा तमिलनाडु में, खास करके तमिलनाडु में वायलेंस देखने को मिला, है ना। लोग रास्ते पे उतर गए, प्रोटेस्ट करने लगे, भैया तुम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, है ना। हिंदी को तो बना ही दिया, बट इंग्लिश भी होना चाहिए क्योंकि हम इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो लास्ट में इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो करंट स्टेटस अगर देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। ओके, that flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने दिखाई कि हाँ ठीक है, इंग्लिश बोलना है आपको, बोल लो भैया, है ना, इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, ना कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किया। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते तो ये प्रोटेस्ट बढ़ जाता और बड़े लेवल पे वायलेंस होता, सिविल वॉर हमें देखने को मिल जाता। बट हमारे लीडर्स ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, है ना, रिजिडिटी नहीं दिखाई, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जिसके कारण क्या हुआ, बड़े लेवल पे जो सिविल वॉर होना था वो टल गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहीं पे, और इसमें भी दिखाई दे रहा है कि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेस पे सबको पावर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना है आप इंग्लिश में बोलिए, आपको हिंदी बोलना है आप हिंदी में बोलिए, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहीं पे तो दिखाई दे रहा है पावर शेयरिंग हो रही है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, है ना। सो दैट शो कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। दो टॉपिक में डिवाइड किया है, दो पॉइंट में इसको डिवाइड किया है, बिफोर 1990, आफ्टर 1990। ठीक से समझना इस स्टोरी को। बिफोर 1990 क्या हुआ था? फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंट्रल इन द स्टेट और सेंट्रल मोस्ट ऑफ द स्टेट। सेंट्रल में भी एक ही पार्टी रूल कर रही थी बड़े लेवल पे काफी टाइम से, 1990 तक, है ना। और स्टेट लेवल में भी, स्टेट में भी उनका ही पार्टी रूल कर रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स ऑटोनोमस फेडरल यूनिट, क्योंकि एक ही पार्टी का मेजोरिटी चल रहा है कंट्री में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर काम कर रहा था, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना था। दैट इज नॉट अ फेडरलिज्म। हमने फेडरलिज्म में पढ़ा है कि सेंट्रल स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकता, स्टेट एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पीपल को। बट यहाँ पे वो देखा ही नहीं दे रहा था। मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, दिस अंडरस्टैंड द अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, है ना। तो कोई भी स्टेट अगर सेंट्रल के खिलाफ जा रहा है एट दैट टाइम, तो उस स्टेट को डिसमिस किया जा रहा था। ये पूरा सिचुएशन था बिफोर 1990, क्योंकि एक ही पार्टी थी और एक ही पार्टी को लोग वोट कर रहे थे, तो एक ही पार्टी को मेजोरिटी मिल रही थी, तो वो एक ही पार्टी रूल कर रही थी कंट्री पे। तो अदर जो भी पार्टीज थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। जो भी अदर स्टेट में दूसरी पार्टी अगर रूल में है तो उसे डिसमिस किया जा रहा था। दैट वाज द सिचुएशन इन इंडिया बिफोर 1990। तो यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रिलेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है बेसिकली। आफ्टर 1990 के बाद, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, 1990 के बाद में काफी सारे रीजनल्स पार्टी डेवलप हुए, क्रिएट हुए, नए नए पार्टीज इलेक्शन कंडक्ट करने लगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। तो उससे क्या हुआ, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, है ना।
तो बनाना पड़ा कोलिएशन गवर्नमेंट। अभी ठीक से समझना इसको। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 50 सीट्स चाहिए कंट्री में गवर्नमेंट बनाने के लिए, सपोज, हाँ ये नहीं है एक्चुअल में, सपोज 50 सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, बट 50 सीट किसी को भी ना मिली। समझो बीजेपी को मिला 30 सीट्स, कांग्रेस को मिला 12, है ना, बाकी 8, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे आता है गठबंधन। सुना होगा आपने वर्ड गठबंधन को, कोलिशन बोला था इंग्लिश में। तो बीजेपी क्या करेगी, आ जाओ भाई साथ में मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं। 50 का आंकड़ा पूरा हुआ, मेजोरिटी कंप्लीटेड, तो गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है। तो डिफरेंट पार्टीज को साथ में आके गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, गठबंधन करके गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, उसे बोला जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट। ओके, दिस न्यू ट्रेंड सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही ये ट्रेंड आया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी प्रोसेस पहले चल रहा था कि स्टेट को डिसमिस किया जा रहा था बाय सेंट्रल, तो उस प्रोसेस को थोड़ा हार्ड बना दिया कि अभी आप स्टेट को डिसमिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़े सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को सुधारने की कोशिश की गई, और सेंटर और स्टेट का रिलेशन होना, उसमें पावर शेयर होना, दैट इज फेडरलिज्म ना, है ना। तो एक्चुअल में फेडरलिज्म कब प्रैक्टिस होगा, जब इनमें एक पोलाइटनेस होगा, एक स्मूथनेस होगा, तभी तो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा ना। दैट इज वाई, और यही एक रीजन है कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन। दोनों डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ओके, सेपरेटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे अगर कार्टून की मदद से आप देख सकते हो, 1990 के पहले वाला ये, ठीक है, और आफ्टर, ठीक है। पहले देखो भीख मांगना पड़ रहा था स्टेट को, केरला, हरियाणा, है ना। यहाँ पे देखो सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, भैया मुझे पावर दे दो, है ना, सब कटोरा लेके खड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहिए उसे पावर दे सकती है ना। पहले ये था, दैट इज नॉट फेडरलिज्म, है ना, ये रिलेशन फेडरलिज्म नहीं शो कर रहा है। बट यहाँ पे देखो गठबंधन की सरकार, डिफरेंट पार्टीज को साथ में आके गवर्नमेंट बनाया, कोलिएशन गवर्नमेंट बोला जाता है उसे। यहाँ पे हमारा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन थोड़ा अलग है ना, पोलाइटनेस, स्मूथनेस देखने को मिल रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये हमारे कंट्री में होता है, ये हमारे कंट्री में नहीं होता है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, पढ़ते डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, when power is taken away from central and state government and given to the local government is called as a डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो पावर सेंटर और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को जब दी जाती है, एक नया टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जब बनाया जाता है, तब उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन टुकड़ा कर देना ना, टुकड़ों में आ जाना। सेंट्रल और स्टेट से थोड़ा थोड़ा पावर, एक नया गवर्नमेंट बना दिया, इनमें से थोड़ा पावर ले लिया, इनमें से थोड़ा पावर ले लिया, और एक नया गवर्नमेंट बना दिया, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, व्हाई थर्ड टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया नीडेड? अब देखो यहाँ पे क्यों चाहिए, आप अगर सोचोगे लॉजिकली तो आपको पता चल जाएगा कि दो सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट है, बट जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व करेगा? मीन्स अगर एग्जांपल ले लो, अगर कोई रोड लाइट टूट गई है ना, तो रोड लाइट टूट गई तो आप सीएम से मिल जाओगे डायरेक्टली, अब भैया वो रोड लाइट हमारे यहाँ की टूट गई है, थोड़ा ठीक करवा देना। सेंट्रल के पास भी नहीं जा सकते, सीएम के पास भी नहीं जा सकते, पीएम के पास भी नहीं जा सकते ना, डायरेक्टली वो आपकी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चाहिए, जो कि पर्टिकुलर पानी क्यों नहीं आया भैया, रोड की लाइट खराब है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लो, वो प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे भी सॉल्व हो जाए, ना कि हमें एक खंबे की लाइट टूटी तो ना कि हमें सीएम के पास जाना पड़े, है ना। सीएम के पास जाओगे तो भी सॉल्व नहीं होगी, तो लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट चाहिए जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ना। दैट्स वाई we need the third tiers of the government, that is local government. तो number of problems and issues which are best settled at the local level, local level के problem locally solve हो जाए, उस particular level पे solve हो जाए, that's why हमें third tier चाहिए। local level it is possible for the people to directly participate in decision making, इससे क्या होगा, जो लोकल लेवल के लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में। ओके, थर्ड है दे आल्सो हैव अ बेटर आइडियाज
वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर स्पेसिफिकली। तो एक सीख जाएंगे कि भैया जो भी बजट हो रहा है बड़े लेवल पे, वो अगर लोकल लेवल पे करना है तो उसे कैसे मैनेज किया जाता है, वो चीज़ें सीख सकेंगे। दैट्स वाई वी नीड द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, attempt to desire the decentralized power, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया सेटअप इन ऑल स्टेट्स, है ना। तो काफी सारे अटेम्प्ट किए गए कि हाँ भाई पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को रन किया जाएगा हर स्टेट में, बट काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। पहले तो बड़े लेवल पे लोगों ने फॉलो किया, काफी सारे स्टेट ने उसे फॉलो किया, बट कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। क्या थे वो प्रॉब्लम्स की भैया, क्यों नहीं रन हो पा रहा था लोकल गवर्नमेंट। दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पंचायत को कुछ पावर नहीं दे रहे थे, वो डायरेक्टली अपना कंट्रोल चला रहे थे लोकल गवर्नमेंट पे। यहाँ पे समझो पहले बात, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने पावर शेयर किए, बट लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसे चला रहा था, है ना। तो ये फेडरलिज्म नहीं है ना, अगर कोई चला रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो ये फेडरलिज्म नहीं है। लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था लोकल गवर्नमेंट को, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। दैट्स वाई वो एक्चुअल रन नहीं हो पा रहा था वो पूरा सिस्टम। इलेक्शन नॉट हेल्ड रेगुलरली, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन रेगुलरली हो नहीं रहे थे, नगर सेवक के इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शंस, है ना, वो रेगुलरली टाइम टू टाइम नहीं हो रहे थे, ये प्रॉब्लम्स था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। जो भी यहाँ पे बोला गया था कि सेंट्रल से थोड़ा रिसोर्सेज मिलेगा, स्टेट से कोई रिसोर्सेज, बट वो दिया नहीं जा रहा था उनको, पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं था तो वो चल नहीं पा रहा था। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए पैसा जरूरी है, बट इनको पैसा ही नहीं मिल रहा था तो वो कैसे चल पाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलेगा कैसे, है ना। दैट वाज द प्रॉब्लम्स, बट ये प्रॉब्लम को अंत मिला, ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई 1992 में। द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि भैया आपको लोकल गवर्नमेंट रन करना पड़ेगा और इसके रूल्स को ओबे करना पड़ेगा। तो काफी सारे स्टेट ने इसे फॉलो करना स्टार्ट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो भैया इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जो क्या कंडक्ट करेगा। पहले इलेक्शन का प्रॉब्लम था ना, इलेक्शन हो नहीं रहा था रेगुलर बेसिस पे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कंडक्ट करेगा पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस। जो भी पंचायत और म्युनिसिपल में इलेक्शन हो गए वो कौन करेगा, उसको कौन इंचार्ज रहेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा लोकल को, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा कि क्यों जरूरी है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, और उसके फॉर्म होने के बाद भी काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए। प्रॉब्लम फेस होने के बाद गवर्नमेंट 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में उसे गारंटीड कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, ये प्रॉपर वो फंक्शन होने लगा उस पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, है ना। अभी नेक्स्ट आ रहा है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कैसा, है ना, रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे कैसे उन्होंने गवर्नमेंट बनाया वो देखते हैं हम। तो रूरल लेवल की बात कर रहे हैं हम। रूरल लेवल को बोला जाता है पंचायत राज। जो भी गांव है वहाँ पे पंचायत चलेगी, जो सिटीज है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलेगा, है ना, म्युनिसिपैलिटी चलेगी। तो पंचायत राज देखते हैं हम क्या है। बेसिकली पंचायत राज में पंचायत, ग्राम पंचायत चलेगा, सारे गांव के लोग मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं, है ना। ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा, पंच, सरपंच, जो कि गांव के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल सिटीजन है जो वोटिंग कर पा रहे, वो वोट दे के पंच और सरपंच को चुनेंगे, है ना। नेक्स्ट है ग्राम सभा का एक टॉपिक है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा क्या है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल वोटर्स है उनको मिला के ग्राम सभा बनाई जाती है ना। ग्राम पंचायत हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंट ग्राम पंचायत मिलके, देखो एक ये ग्राम पंचायत होगा, यहाँ पे पंच और सरपंच होगा, ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत हो गया ना। तो
तो उस बहुत सारे ग्राम पंचायत मिल के बनाते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति भी बोल जाता है और पंचायत मंडल भी बोला जाता है। ओके, तो डिफरेंट ग्राम पंचायत मिल के पंचायत समिति बनाते हैं। क्या है पंचायत समिति? मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। तो ये जो पंचायत के मेंबर है, ग्राम पंचायत के मेंबर, वही चुनेंगे पंचायत समिति के मेंबर मिलके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ग्राम पंचायत हमने देख लिया, पंचायत समिति और डिफरेंट पंचायत समिति मिलकर बनाया जाता है जिला परिषद, है ना। तो ये पंचायत समिति, डिफरेंट पंचायत समिति को अगर एक किया जाए वो तब बनता है जिला परिषद, है ना। जिला परिषद में कौन होगा? एमएलए, एमपी एंड ऑफिशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर इट्स मेंबर, है ना। तो ये यहाँ के मेंबर कौन चुनेगा? पंचायत समिति के मेंबर्स। जो भी पंचायत समिति में है वो यहाँ के मेंबर को चुनेंगे, है ना। यहाँ पे जो भी मेंबर बैठेंगे वो अपॉइंटेड बाय द पंचायत समिति ओनली, ठीक है। तो एमएलए, एमपी एंड ऑफिशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर इट्स मेंबर। जिला परिषद में कौन होता है? एमएलए, एमपी, ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट्स मेंबर। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द ऑफिशियल हेड। जिला परिषद का चेयरपर्सन इज द ऑफिशियल हेड ऑफ जिला परिषद, है ना, चेयरपर्सन। दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल गवर्नमेंट। एक बार वापस देख लो, इसे पंचायत राज सिस्टम बोला जाता है। ग्राम पंचायत एक गांव के लेवल पे होता है ग्राम पंचायत, है ना। वहां पे पंच और सरपंच चुने जाते हैं। एक होता है ग्राम सभा जो कि इलिजिबल वोटर्स का जो भी ग्रुप है वहां पे उसे ग्राम सभा बोला जाता है। डिफरेंट ग्राम पंचायत मिलके, 1 मिनट, डिफरेंट ग्राम पंचायत मिलके बनाते हैं पंचायत समिति, ओके। और ये पंचायत समिति टोटल मिलके बनाते हैं जिला परिषद, ओके। दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज का क्या स्ट्रक्चर है। तो अर्बन में भी हमने देखेंगे तो एक टाउन लेवल है और एक बिग सिटीज है। टाउन लेवल पे काम करेगा म्युनिसिपैलिटीज, है ना, और बड़े बड़े सिटीज में काम करेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि मैं पिंपरी चिंचवड़ में रहता हूँ तो यहाँ पे क्या है? पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो ये देखने को मिल रहा है। तो इसका हेड कौन होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर होता है। उसके हेड को बोला जाता है, पॉलिटिकल हेड को बोला जाता है मेयर, है ना। इसके पॉलिटिकल हेड को, म्युनिसिपैलिटीज के पॉलिटिकल हेड को बोला जाता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। 1 मार्क क्वेश्चन है। म्युनिसिपैलिटीज का जो भी पॉलिटिकल हेड है उसे म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोला जाता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड कौन है? मेयर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस। अब ये पूरा सिस्टम जो हमने पढ़ा उसके कुछ एडवांटेजेस भी हुए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ डिफिकल्टीज भी फेस कर, डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करने पड़े। तो एडवांटेज क्या हुआ? 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो अभी तक 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में काम कर रहे हैं, है ना, लोकल लेवल पे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो हमने 2 टीयर्स देखे थे वहां पे भी डेमोक्रेसी थी, बट और डीप डेमोक्रेसी कहाँ देखने को मिली? जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हमने बनाए, वहां पे लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे सॉल्व किए जा रहे थे। इससे क्या हुआ? डेमोक्रेसी डीपन हो गई हमारे कंट्रीज में, है ना। एक्चुअल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है हमें। इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने देखा 1/3 जो भी सीट्स है वो वुमेन के लिए रखे गए, रिजर्व रखे गए, है ना। तो उससे देखने को मिल रहा है कि वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। अभी यहाँ पे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स की वुमेन के नाम पे भी उसका हस्बैंड ही एक्चुअल पावर परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये डिफिकल्टीज में आ जाएगा। डिफिकल्टीज क्या है? ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो ग्राम सभा 2 बार होनी चाहिए साल में, वो ग्राम सभा रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रही है। अगर रेगुलरली ग्राम सभा नहीं हो रही है तो लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो कुछ डिफिकल्टीज है, उस पर काम करना है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट जो है, जो बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि स्टेट से कुछ पावर शेयर की जाएगी लोकल लेवल पे, कुछ रेवेन्यू का रिसोर्स, कुछ रेवेन्यू जो कलेक्ट किया है वो लोकल गवर्नमेंट में शेयर किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा था? कुछ शेयर नहीं कर रहा था, और कुछ नहीं शेयर करोगे तो लोकल गवर्नमेंट नहीं चलेगा, है ना। नॉर दे हैव गिवन एडेक्वेट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज देने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने वो मिल नहीं रहे थे लोकल गवर्नमेंट को। दैट इज दी डिफिकल्टीज फेस बाय द लोकल गवर्नमेंट, ओके। सो यही था आपका चैप्टर। चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, ठीक से देख लो, नोट्स बना लो एंड
एग्जाम अच्छे से कर लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू सो मच।